विजिबल है आप सबको? स्क्रीन विजिबल है? कैन यस एनीवन मैम। रिस्पॉन्ड? ठीक है, तो आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है K2Cr2O7 वर्सेस मोहर सॉल्ट। जो इस एक्सपेरिमेंट का एम है वो क्या है? वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। विच सैंपल? इम्प्योर सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है, मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो लैब में मोहर सॉल्ट है वो इम्प्योर है, मीन्स पूरा 100% प्योर नहीं है। ठीक है, तो वो कितना प्योर है उसकी मीन्स परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जो हम स्टार्टिंग में मोहर सॉल्ट बनाएंगे, जिसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी है? 21 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 21 ग्राम पर लीटर रखेंगे हम उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम 21 ग्राम मोहर सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें इतने अमाउंट में सॉल्यूशन चाहिए नहीं होता, वो वेस्ट जाता है। तो हम 1 लीटर ना बना के या तो 250 ml बना लेते हैं या फिर 500 ml बना लेते हैं, स्टूडेंट्स की ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम 500 ml बना रहे हैं तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और अगर 250 ml बना रहे हैं तो ये क्वांटिटी उससे भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका 1/4 हो जाएगी अगर हम 250 ml बना रहे हैं, और अगर 500 बना रहे हैं तो इसका हाफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो हम चाहे उसकी वॉल्यूम कम कर रहे हैं, बट उस सॉल्यूशन की भी स्ट्रेंथ आप कितनी बोलोगे, कितनी रहेगी? 21 ग्राम पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर में तो वो 21 ग्राम ही है, चाहे 500 ml में उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हम किस में कैलकुलेट करते हैं? 1 लीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 लीटर में उसकी क्वांटिटी 21 ग्राम ही रहेगी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 21 ग्राम पर लीटर रहेगी। नाउ find out volumetrically the percentage purity of this impure mohair salt given solid K2Cr2O7। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है? एक तो मोहर सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, एक K2Cr2O7 सोल्यूशन बनाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल प्रैक्टिकल्स में आपको ये सोल्यूशन बने बनाए मिलते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द होल ईयर हम ये सोल्यूशन बच्चों से ही बनवा लेते हैं ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए सोल्यूशन बनाने की, और वो फाइनल प्रैक्टिकल्स में भी बता पाए। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये सोल्यूशन उन्होंने कैसे, मीन्स ये सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो K2Cr2O7 है वो हमने कितनी नॉर्मेलिटी का बनाना है? n/10 नॉर्मेलिटी का बनाना है। ठीक है, जैसे हमने KMnO4 की टाइट्रेशन की थी वो हमने कितनी नॉर्मेलिटी का बनाया था? n/20। लेकिन जो K2Cr2O7 है वो हमें कितनी नॉर्मेलिटी का बनाना है? n/10 नॉर्मेलिटी का। तो यहाँ पे इसने थ्योरी में खुद से बता दिया कि अगर तुम्हें 250 ml सोल्यूशन बनाना है तो 1.225 ग्राम डिसॉल्व कर लो 250 ml में, और अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप ज़्यादा है तो 500 ml बनाना पड़ेगा। 500 ml में फिर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, वो डिसॉल्व कर लेना 500 ml में। तो हमें 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और मेजरिंग फ्लास्क भी मिलता है लैब में, और 500 ml का भी मिलता है। तो हम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली बना लेंगे। अब ये तो चलो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये गिवन वेट आया कहाँ से? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि n/10 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो हमें ये वेट निकाला ना उसने, ये तो चलो उसने कैलकुलेट करके दे दिया, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि ये वेट कैसे आया। उसके लिए हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो ये जो है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब जो K2Cr2O7 है उसकी नॉर्मेलिटी हमें कितनी रखनी है? 0.1 नॉर्मल। n/10 नॉर्मेलिटी का बनाना है तो 0.1 नॉर्मल रखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं? गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना रखना है? 250।
ठीक है। अगर 500 रखना होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 500। ठीक है, तो यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय, अब 250 ml है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम किस में रखना होता है लीटर्स में, तो लीटर सॉरी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज सॉर्ट आउट हो गई। अब हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एंड नाउ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू now equivalent weight is equal to molecular weight divided by n factor। ठीक है, n factor क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि जो हमने K2Cr2O7 वर्सेस मोहर सॉल्ट की रिडॉक्स टाइट्रेशन कराई है उसमें, ये मैं आज तो अलो कर रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन आगे से मैंने अलो नहीं करना जो 10-10 मिनट लेट आएंगे क्लास में, एक तो बीच में डिस्टर्बेंस होती है, टाइम से आया करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए एन फैक्टर निकालने के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा K2Cr2O7 की केमिकल रिएक्शन पे, क्योंकि K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट तो हम नेट से भी देख लेंगे और कैलकुलेट भी कर लेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 294.185 ग्राम पर मोल। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एन फैक्टर, तभी उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। ठीक है, तो K2Cr2O7 की जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन वो क्या होती है, दैट इज K2Cr2O7 H2SO4 से रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो K2Cr2O7 है ना वो एसिडिक मीडियम में किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है मोहर सॉल्ट को, खुद क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो K2Cr2O7 is behaving as an oxidizing agent in acidic medium। ठीक है, H2SO4 is providing acidic medium and is able to release the nascent oxygen from here। ठीक है, यही nascent oxygen further मोहर सॉल्ट से रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे देखो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, यहाँ पे भी +1 यहाँ पे भी +1। ठीक है, ऑक्सीजन की भी सेम रहेगी, जो चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसका होगा क्रोमियम का। ठीक है, अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, दो पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा +2। क्रोमियम के लिए 2x लिख देंगे, OX के लिए क्या लिख देंगे माइनस, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 7 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। सो 2x - 12 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +6। सो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ से +6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब हमें पता है सल्फेट, एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, 3 सल्फेट पे कितना चार्ज होगा -6, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x - 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि +6 से +3 चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 से +3 चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दो क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 6, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा क्रोमियम के केस में 6 हो जाएगा। समझ में आया ये सभी को? रिस्पॉन्स कर दिया करो माइक ऑन करके, मुझे लगेगा कि तुम सुन रहे हो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सो रहे हो। देखो
अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी ना K2Cr2O7 वाली, तो K2Cr2O7 वाली हमने रिएक्शन पढ़ ली है। अब नेक्स्ट मोहर सोल्ट वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, तो एक बार हम पूरी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एन फैक्टर सभी को समझ में आ गया कि 6 आएगा, कैसे आएगा वो समझ में आ गया है। अब जो मोहर सोल्ट है, जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6 वाटर। क्योंकि जो ये है, ये क्या है, ये मोहर सोल्ट है। मोहर सोल्ट इज नॉट अ सिंपल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट, इट इज अ डबल सोल्ट। तो डबल सोल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंडिविजुअली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 होगी, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। फर्दर जो ये फेरस सल्फेट है, ये इस नेसेंट ऑक्सीजन से जो K2Cr2O7 ने H2SO4 से रिएक्ट करके रिलीज किया है, ये इससे रिएक्ट करेगा, मींस FeSO4 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फेरस सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में। क्योंकि फेरस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और जहाँ फेर इक लग जाता है, यानी इक लग जाता है, वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। +3 तो समझ में आ रहा है सबको कैसे होगी, 2x, एक सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +3 जा रही है, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अगर मोहर सॉल्ट के लिए पूछ ले एन फैक्टर की वैल्यू, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हुई मोहर सॉल्ट के लिए, बताओ। एन फैक्टर की वैल्यू बताओ। यहाँ से देख के बता दो, यहाँ से देख के बता दो क्या हो रहा है यहाँ पे। एन फैक्टर होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं हो रहे, लॉस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा ना। समझ में आया कैसे होगा 1, समझ में आया कि 1 कैसे होगा। रिस्पॉन्स बड़ी लेट देते हो तुम। तो अब हम कहाँ पे थे, K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट वेट निकालने पे। अब K2Cr2O7 में क्रोमियम के लिए K2Cr2O7 के लिए एन फैक्टर कितना निकाला था हमने, 6। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 294.185 को किससे डिवाइड करेंगे, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। ये जो इक्विवेलेंट वेट है 49, इसको इन्होंने यहाँ पे पुट किया, इसको यहाँ पे पुट किया, यहाँ से इनका क्या आ गया, गिवन वेट। और वो गिवन वेट कितना आया, वो जो पहले बताया था, थ्योरी में लिखा हुआ था कितना, 1.225 ग्राम। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हमें K2Cr2O7 का 1.225 ग्राम लेना है, अगर हमें उसका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है 250 ml में। ठीक है, तो फिर हम वहां से क्या कर लेंगे, जो हमारा डिजिटल वेइंग बैलेंस होता है, वहां से हम K2Cr2O7 को वे कर लेंगे। पहले उस डिजिटल वेइंग बैलेंस पे हम एम्प्टी वॉच ग्लास या फिर एम्प्टी पेपर को रखेंगे, फिर उसको ऑन करेंगे, उसको 0 पे कैलिब्रेट कर लेंगे, और फिर उसमें K2Cr2O7 डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब तक उसका वेट 1.225 ग्राम नहीं हो जाता, तब तक K2Cr2O7 को डालते रहेंगे। फिर हम उसको 250 ml का एक मेजरिंग फ्लास्क ले लेंगे। कितने ml का, 250 ml का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 1000 ml दिखाया ना, तो इससे छोटा होगा, मीन्स 1000 ml से छोटा 250 ml का एक मेजरिंग फ्लास्क होगा।
उसमें हम K2Cr2O7 को डालते जाएंगे, ठीक है, एकदम से सारा डाल देना, ठीक है, और फिर उसमें वाटर ऐड कर देना, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर हमारे लैब में अवेलेबल नहीं होता तो हम आरओ वाटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो आरओ वाटर यूज कर लेंगे, लेकिन एकदम से पूरा नहीं भरना है। कैसे बनाना है सॉल्यूशन, कैन एनीवन टेल मी? मैंने बहुत बार बताया है K2Cr2O7 का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। वे कर लिया, इसमें डाल दिया, उसके बाद क्या करना है? बताओ। मैम वाटर ऐड करेंगे और स्लोली स्लोली जब तक कि वो 250 ml तक नहीं हो जाता। वाटर स्लोली स्लोली ऐड करेंगे, और मैंने और क्या बताया था कि जब मैम यहाँ अगर तक जब वो थोड़ा सा बच जाएगा ना फिर उसको ड्रॉपर से ऐड करेंगे, अगर वो वो 250 ml से ज्यादा ना हो जाए। हाँ, एक ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी एक ड्रॉप भी इसमें पानी की ज़्यादा डल गई तो हमारी नॉर्मेलिटी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हमने K2Cr2O7 सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो जैसे हमने K2Cr2O7 सॉल्यूशन बनाया है, सेम वैसे हम मोर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। मोर सॉल्ट हमें कितना लेना था? 21 ग्राम लेना था 1 लीटर में, तो अगर हमें 500 ml बनाना है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो वो क्वांटिटी हमने वे कर लेनी है, 500 ml का मेजरिंग फ्लास्क ले लेना है, उसमें ये मोर सॉल्ट डाल देना है, फिर थोड़ा पानी ऐड करना है। थोड़ा पानी ऐड करने के बाद मेजरिंग फ्लास्क को हाथ से ही ना शेक करना है, ताकि वो जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। थोड़े पानी में डिसॉल्व होने के बाद फिर हमने बीकर से पानी ऐड करना शुरू करना है, जब तक वो माप तक फिल नहीं हो जाए। तो ऐसे हम K2Cr2O7 और मोवर सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में ना 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गए हैं, दैट इज K2Cr2O7 एंड मोवर सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने N/10 K2Cr2O7 का सॉल्यूशन बना लिया है। N/10 K2Cr2O7 सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है। देखो ये मैंने आपको जितना भी बताया इससे पहले वो वाइवा पर्पस के लिए बताया था, और लैब में बाय चांस आपको कभी मीन्स हम तो बनवाते ही हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनवाने पड़े तो वो आपको बनाना है, ठीक है, तो वो भी आप करेंगे और ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका थ्योरी क्या है? पहले हम K2Cr2O7 N/10 बना लेंगे, 1.225 ग्राम ऑफ सॉलिड K2Cr2O7 को 250 ml सॉल्यूशन बना लेंगे उसका। देन इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट गिवन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड for the complete oxidation of fixed volume of मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें कितना मोहर सॉल्ट लेंगे? 20 ml लेंगे, ठीक है, पिपेट से सक करके। उसमें हम 100 ml H2SO4 ऐड करेंगे, क्योंकि जो मोहर सॉल्ट का ऑक्सीडेशन होगा ना वो एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है, और डाइक्रोमेट भी एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है और मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो हम जो K2Cr2O7 है उसको मोर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे, और कितना वॉल्यूम K2Cr2O7 का यूज होगा मोर सॉल्ट सॉल्यूशन को ये फिक्स्ड वॉल्यूम को ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने में, ठीक है। मोर सॉल्ट का जो फिक्स्ड वॉल्यूम लिया है वो हमने कितना लिया कॉनिकल फ्लास्क में? 20 ml। तो 20 ml वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए K2Cr2O7 का कितना वॉल्यूम लगेगा वो हम उस टाइट्रेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वहां से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम से क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट आ जाएगी, नॉर्मेलिटी से क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ, और फिर हम निकाल लेंगे यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी। देखो ये थ्योरी और फॉर्मूला समझना आपका जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो फिर आपको पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे माइंड में फ्रेम हो जाएगा कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब देखो इससे परसेंटेज प्योरिटी का कैसे पता लगेगा? देखो
K2Cr2O7 तो उसी मोहर सोल्ट से रिएक्ट करेगा जो 20 ml में से क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, अब जो 20 ml लिया है हमने कॉनिकल फ्लास्क में, उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी है, 21 ग्राम पर लीटर ही है ना। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में तो 21 ग्राम ही है। तो अब K2Cr2O7 सिर्फ उसी मोहर सोल्ट से रिएक्ट करेगा जो प्योर होगा, इम्प्योर से तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी आएगी वो किसकी आएगी, प्योर वाले मोहर सोल्ट की आएगी। किसकी आएगी, प्योर वाले, क्योंकि K2Cr2O7 प्योर वाले मोहर सोल्ट से रिएक्ट करेगा, इम्प्योर वाला वेस्ट रहेगा कॉनिकल फ्लास्क में एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी का कैसे पता लगा, फिर ऐसे पता लगा कि 21 ग्राम में से इतना ग्राम तो क्या है, प्योर है, जिसने किससे रिएक्ट किया, K2Cr2O7 से। ठीक है, तो 21 में से इतना प्योर है तो 100 में से कितना प्योर होगा, दैट इज S/21 into 100। ठीक है, so this is how we will calculate the percentage purity of impure Mohr salt। ये बेसिक प्रिंसिपल है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, ये समझ में आ गया तो अब तो पूरा एक्सपेरिमेंट आ ही जाएगा समझ में। समझ में आया आप सबको ये? यस मैम। तो नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन वैसे कर ही चुके हैं। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, इसका रिडक्शन होता है क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3। ठीक है, तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है, तो एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 क्रोमियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 6। तो एन फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। 3 नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है। मोहर सोल्ट को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट होगा, फिर एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो किस में क्या बनाएगा, फेरिक सल्फेट। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2, यहाँ पे कितनी है, +3। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, सो दिस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस है ना, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होने पे भी और ऑक्सीजन गेन होने के बेसिस पे भी हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन इज बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिडक्शन इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन कैसे हो रहा है क्रोमियम का, एक तो आप इलेक्ट्रॉन्स वाला बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, और एक आप ये ऑक्सीजन वाला बता दोगे। सेम इस वाली रिएक्शन में पूछ ले तो एक तो आप इलेक्ट्रॉन्स वाला बता दोगे और एक आप ऑक्सीजन वाला बता दोगे। समझ में आया सभी को? यस मैम। देखो हमने जो KMnO4 की टाइट्रेशन की थी ना, तो उसमें हमने इंडिकेटर यूज नहीं किया था, बिकॉज KMnO4 इटसेल्फ एज एन इंडिकेटर। लेकिन हमें इस वाली टाइट्रेशन में एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, दैट इज N-phenyl एंथ्रानिलिक एसिड। नाउ N-phenyl एंथ्रानिलिक एसिड ये लैब में कैसे प्रिपेयर होता है, वैसे आपको तो बना बनाया मिलेगा, बट बाय चांस वाइवा में कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है इसमें हम कुछ प्लस केमिकल्स ऐड करते हैं, जैसे N-phenyl एंथ्रानिलिक एसिड का 100 mg ले लेते हैं हम, सॉलिड फॉर्म में मिलता है वो हमें। ठीक है, उसको 5 ml 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन और उसमें 100 ml पानी डाल देते हैं, तो वो प्रिपेयर हो जाता है हमारा N-phenyl एंथ्रानिलिक एसिड। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो ये आपका होमवर्क है, आप कल करके आएंगे कॉपी पे कि हाउ टू प्रिपेयर 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, 5 ml वॉल्यूम भी दिया है, इसको लिख लो, हाउ टू प्रिपेयर
5 ml of 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब हमने इतने सारे सॉल्यूशन बना लिए, हालांकि हमने नॉर्मेलिटी वाले बनाए हैं, बट फिर भी मोलारिटी वाला तो उससे भी इजी होगा। मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो चीजें गिवन है वो पुट करनी है और इसका वेट निकाल लेना है NaOH का कि कितना वेट रिक्वायर्ड होगा। तो वहां से ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का 5 ml डालेंगे और 100 ml पानी डालेंगे, तो हमारा जो N-फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ब्लू से कलर का इंडिकेटर होता है ये। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, हाउ डज N-फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड फंक्शन एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ फेरस अगेंस्ट डाइक्रोमेट। कि N-फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड एज एन इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो पहले तो ये देखो एंड पॉइंट क्या होता है। देखो इसमें जो एंड पॉइंट आता है ना, पहले तो सॉल्यूशन ग्रेजुअली ग्रीन होता है और फिर ग्रीन से वॉयलेट रेड होता है, जैसे जामुन जैसा कलर होता है ना, वैसा हो जाता है। ठीक है, शुरू में जब तुम मोहर सोल्ट सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में डालते हो तब ग्रीन नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली जब तुम K2Cr2O7 फ्लास्क में ऐड करना शुरू करते हो तो ग्रीन हो जाता है। उसका मतलब फिर वो ग्रीन से ना, मीन्स 1-2 ड्रॉप और ऐड करने के बाद वो वॉयलेट रेड हो जाता है। तो जब सॉल्यूशन वॉयलेट रेड हो जाता है, दैट मीन्स हमारा एंड पॉइंट आ गया, मीन्स K2Cr2O7 और मोहर सोल्ट के बीच में जो टाइट्रेशन है, सॉरी रिएक्शन है, वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो हाउ डज दिस इंडिकेटर फंक्शन, मीन्स ये इंडिकेटर कैसे फंक्शन करता है एंड पॉइंट को लाने में। ठीक है, तो एंड पॉइंट ग्रीन टू वॉयलेट रेड होता है। देखो जब जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट हमारा है Cr2O7 2 नेगेटिव। डाइक्रोमेट क्या होता है सभी को पता है ना। Cr2O7 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट आयन। डिसअपीयर, देखो जब डाइक्रोमेट रिएक्ट कर जाएगा मोहर सोल्ट से तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें। ठीक है, Cr2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो इसका कलर ग्रेजुअली जाता रहेगा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसका कलर तो डिसअपीयर हो जाएगा। Disappearance of color of dichromate cannot be used to locate the end point because chromium plus 3 ions have green color, which makes Cr2O7 color indistinguishable. So end point is conveniently detected by using a redox indicator NPA. देखो होता क्या है, जो ब्यूरेट लिया तुमने, ब्यूरेट में तुमने मान लो अप्रोक्स 50 ml उसमें डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। ठीक है, जो डाइक्रोमेट होता है इसका कलर येलो होता है। तो इसको तुम उस कोनिकल फ्लास्क में डालते जा रहे हो जिसमें क्या है, मोहर सोल्ट रखा है। ठीक है, तो अब जो इसका कलर है, ये जब मोहर सोल्ट से रिएक्ट कर रहा है तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका कलर क्या है, ग्रीन है। ठीक है, लेकिन जो इसका ग्रीन कलर है वो इसके कलर को मीन्स दबा देता है, इसका कलर शो नहीं होता। तो जो N-फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड है वो एंड पॉइंट को शो करता है, वो ग्रेजुअली ग्रीन से वॉयलेट रेड में कन्वर्ट करता है सॉल्यूशन को रिएक्शन करा के। ठीक है, तो फिर हमें वॉयलेट रेड एंड पॉइंट दिखता है। तो ये आप पढ़ लेना एक बार। अब आपसे वाइवा में केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ N-फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड पूछ सकते हैं, तो ये आप केमिकल स्ट्रक्चर इसमें बता सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एसिडिक ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी है। देखो अगर हमें लैब में कोई सॉल्यूशन बनाना हो, मीन्स किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जाननी हो ना, तो हम उसकी बोतल उठाएंगे, बोतल पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होगा, परसेंटेज प्योरिटी लिखा होगा,
इक्विवेलेंट वेट हम उसका निकाल लेते हैं, उसका केमिकल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू परसेंटेज प्योरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। गिव मी 1 मिनट। तो अगर हमें किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जाननी है कि आपके लैब में जो केमिकल टर्म्स लिखी होती हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी होगी, एक परसेंटेज प्योरिटी लिखी होगी, तो वो इस फॉर्मूला में डालना है और इक्विवेलेंट वेट तुम कैलकुलेट कर ही लोगे तो वहां से नॉर्मेलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें H2SO4 की नॉर्मेलिटी जाननी है तो पहले उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 98.079 ग्राम पर मोल, और H2SO4 कितने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 49.0395 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट पुट कर देंगे और यहाँ से इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो मोस्टली जो अपने पास H2SO4 होता है उसकी नॉर्मेलिटी 36 नॉर्मल आती है, ठीक है। तो फिर से हम वापस प्रोसीजर पे चलते हैं, सॉरी वो प्रोसीजर पे आते हैं और फिर हम वापस वहां पे जाएंगे कि H2SO4 का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था एंड पॉइंट। अब हम प्रोसीजर पे आए हैं, प्रिपरेशन ऑफ N/10 K2Cr2O7 सॉल्यूशन, ये मैंने तुम्हें बता दिया है बट फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। दैट इज वे 1.225 ग्राम ऑफ सोडियम K2Cr2O7। इतना वे आपको कब करना है, जब आपको K2Cr2O7 का 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। अगर 500 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और ना वॉच ग्लास एक कांच की ना प्लेट सी होती है छोटी, ठीक है। लेकिन अगर वॉच ग्लास ना हो तो पेपर भी चलेगा। ट्रांसफर द सॉलिड टू अ क्लीन बीकर विदाउट लीविंग एनी क्रिस्टल। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले K2Cr2O7 को एक छोटे बीकर में डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करने के बाद मींस उसको 50 ml पानी में डिसॉल्व करो और फिर डिसॉल्व करने के बाद फिर उसको मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर करो। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ना उसको मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। K2Cr2O7 का इतना वे किया, डायरेक्ट मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर किया, मेजरिंग फ्लास्क में थोड़ा पानी डाल दो और मेजरिंग फ्लास्क को शेक कर दो तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, फिर पानी को माप तक भर लो, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं हम। तो अगर बीकर के अकॉर्डिंग अगर पहले बीकर में बनाओगे तो फिर उसमें ये होगा कि उसको मेजरिंग फ्लास्क में जब ट्रांसफर करोगे तो फनल से ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर फनल की वॉशिंग्स भी उसमें डालनी पड़ेगी, बीकर की वॉशिंग्स भी मेजरिंग फ्लास्क में डालनी पड़ेगी। उससे बढ़िया डायरेक्ट मेजरिंग फ्लास्क यूज करो और सॉल्यूशन बनाओ। Fill the flask up to mark using distilled water. Stop and shake the flask to get N/10 K2Cr2O7 solution. Second step is titration of Mohr salt solution against N/10 K2Cr2O7. Mohr salt solution को हमने N/10 K2Cr2O7 से टाइट्रेट करना है। फाइनली
तो पहले हम ब्यूरेट को चेक करते हैं, क्योंकि लैब में लीकेज वाली ब्यूरेट्स भी रखी होती हैं कई बार। पहले उसको चेक करेंगे, फिर पानी से रिंस करेंगे, फिर इस सॉल्यूशन से रिंस करेंगे और फिर ब्यूरेट को फिल करेंगे विद K2Cr2O7 सॉल्यूशन। ब्यूरेट को फिल करने के बाद, अब ये कलर्ड सॉल्यूशन है K2Cr2O7, येलो कलर का होता है, तो इसका हम कौन सा मेनिस्कस नोट करेंगे? हाँ जी बताओ हमें। हाँ, अपर मेनिस्कस नोट करते हैं हम कलर्ड सॉल्यूशन के केस में, लोअर मेनिस्कस नोट करते हैं हम कलरलेस सॉल्यूशन के केस में। तो हम ब्यूरेट को फिल करेंगे और इससे, और फिल करने के बाद ना हम उसको, उसकी इनिशियल रीडिंग 0 ml लिख लेंगे कॉपी पे, और उसको क्लैंप स्टैंड पे, एक लोहे का स्टैंड होता है लैब में, उस ब्यूरेट को उस क्लैंप स्टैंड में क्लैंप कर देंगे। ठीक है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में क्लैंप हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, पीपेट होती है लैब में, पीपेट से हम 20 ml मोर सॉल्ट सॉल्यूशन को सक करेंगे टाइट्रेशन फ्लास्क में। ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क या फिर कोनिकल फ्लास्क। अब उसमें हम 20 ml मोर सॉल्ट डालेंगे और 100 ml 2 नॉर्मल H2SO4 डालेंगे। अब ना ये जो 2 नॉर्मल H2SO4 है, ये लैब में कई बार तो बना होता है, लेकिन कई बार बना नहीं होता, तो हमें बनाना पड़ता है। तो हम 2 नॉर्मल H2SO4 कैसे बनाएंगे? देखो, जो हमारी लैब में H2SO4 सॉल्यूशन होता है ना, वो जनरली 36 नॉर्मल का होता है। ठीक है, तो 36 नॉर्मल इज वेरी मच कंसंट्रेटेड। हमें तो कितने का नॉर्मल का चाहिए? 2 नॉर्मल का चाहिए, विच इज वेरी डाइल्यूट। ठीक है, तो हम 36 नॉर्मल से 2 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। 2 नॉर्मल मींस नॉर्मेलिटी का, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, तो 36 नॉर्मल से 2 नॉर्मल बनाने में तो हमें बहुत पानी डालना पड़ेगा इसमें। तो अब इस 36 नॉर्मल का, अब पहले हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस साइड हम कंसंट्रेटेड H2SO4 रख लेते हैं 36 नॉर्मल वाला, इस तरफ हम डाइल्यूट H2SO4 रख लेते हैं 2 नॉर्मल वाला। ठीक है, तो अब 36 नॉर्मल का कितना वॉल्यूम ले कि 2 नॉर्मल का 2000 ml बन जाए। यहाँ 2 है। ठीक है, क्योंकि देखो एक बार में 100 ml डालना है, आपको 3 रीडिंग लेनी होती है, तो एक ग्रुप को 300 ml चाहिए, तो पूरी लैब में 4-5 ग्रुप तो होते हैं, तो हमें करीब करीब 1500 ml तो चाहिए ही होता है। तो 1500 ml का कोई मेजरिंग फ्लास्क नहीं होता, हजार ml के होते हैं लैब में, या 500 का होता है या 250 का होता है। तो हम 2000 ml बना के रख लेंगे, जो बचेगा वो यूज हो जाएगा, किसी और के काम आ जाता है। तो 36 नॉर्मल का कितना वॉल्यूम लेके 2 नॉर्मल का 2000 ml बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम 111.1 ml H2SO4। कंसंट्रेटेड लेना पड़ेगा हमें इतना। अब देखो, हम 2 मेजरिंग फ्लास्क लेंगे, हजार ml के 2 मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। एक ना मेजरिंग सिलेंडर आता है लैब में ना, एक कांच का मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें ना बहुत ध्यान से हमें करना है, क्योंकि जो हम एसिड यूज करने जा रहे हैं दैट इज वेरी मच कंसंट्रेटेड, 36 नॉर्मल का है, तो वो आपके बाय चांस हाथ वगैरह पे गिर जाए तो वो स्किन बर्न कर सकता है। तो उसको बहुत ध्यान से यूज करना है। आपको कहाँ यूज करना है? ये सिंक हो जहाँ पे टैप हो, वहाँ पे आपको करना है। ये मीन्स ये सॉल्यूशन आपको वहाँ बनाना है। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर में पहले आपको ध्यान से वो 55 ml, क्योंकि हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं इसको 1000, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 55.5 ml। मीन्स एक मेजरिंग फ्लास्क में 55.5 ml डलेगा कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरे मेजरिंग फ्लास्क में भी 55.5 ml डलेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसको हम मेजर करके ना इसमें डाल देंगे। ठीक है, मीन्स पहले इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें थोड़ा पानी डाल के रखेंगे। ठीक है, ताकि एक्सप्लोजन ना हो। हम पानी में तो एसिड डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और फिर ये 55.5 ml इसमें ऐड कर देंगे एसिड। ठीक है, फिर थोड़ा शेक करेंगे। अब क्या हो जाएगा ना, जो आपका ये फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि एसिड है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, तो ये फ्लास्क गर्म हो जाएगा। इसको आपने टैप ऑन कर देनी है, फ्लास्क को थोड़ा टिल्ट कर लेना है, टेढ़ा कर लेना है,
और इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको आपने टैप के अंदर रख लेना है, उसमें से पानी जो है इस पे गिरता रहे। ठीक है, पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बस पानी इस पे गिरना चाहिए ताकि ये फ्लास्क जो है कूल डाउन हो जाए। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्लास्क ब्रेक भी हो सकता है। तो फिर हम इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर एसिड डालेंगे, फ्लास्क ठंडा करेंगे और फिर और पानी डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे अच्छे से, चेक करेंगे फ्लास्क को, फिर पानी डालते जाएंगे। जब पानी का लेवल यहाँ पहुंच जाएगा फिर हम ड्रॉपर यूज करेंगे। ठीक है, और फिर माप तक फिल करेंगे, फिर यहाँ पे कॉर्क लगा के इसको ढक के रख देंगे। ठीक है, तो जब हमें इसका यूज करना होगा इसमें से निकाल लेंगे, एक बीकर में डालेंगे और इसका यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 नॉर्मल H2SO4 बन जाएगा। तो हमें कोनिकल फ्लास्क में क्या क्या चीजें डालनी है? 20 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, 100 ml 2 normal H2SO4 and 10 drops of indicator, that is N-phenylethanilic acid. ठीक है, तो run the potassium dichromate solution from the burette in small loads। हमें थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप वाइज पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में ऐड करना है, उसको शेक करते करते, कोनिकल फ्लास्क को शेक करते करते till the last drop changes the color of the solution from green to violet red. Now this is very important. लास्ट ड्रॉप को ही कलर चेंज करना चाहिए फ्रॉम ग्रीन टू वॉयलेट रेड। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा K2CR2O7 डाल रहे हो। ठीक है, हमें ड्रॉप करके डालना है ताकि हमें एक एक ड्रॉप का पता रहे कि किस पॉइंट पे एंड पॉइंट आया है। Repeat the procedure to get at least 3 concordant readings। 3 एक जैसे रीडिंग आने के बाद हमें एक रोक देना है। तो आई होप प्रोसीजर सबको समझ में आ गया होगा। यस मैम। Now we will move to the observation and calculation part। Now what are the observation? Weight of K2CR2O7 taken is this gram। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देना अगर लिखना हो तो। हमें पता ही है कि हमने कितना वेट लिया है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। नॉर्मेलिटी ऑफ K2CR2O7 कितनी है? N/10। बस यहाँ पे इसने ये बता रखा है कि ये नॉर्मेलिटी कैसे है। Now volume of Mohr salt solution taken each time is 20 ml। Mean value of the volume of K2CR2O7 used। देखो हम 3 रीडिंग लेंगे, तीनों वैसे तो कॉन्कॉर्डेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर आसपास भी होती हैं, जैसे एक 20 पे आ गई, एक 19.8 पे आ गई, ठीक है, एक 20.1 पे आ गई, तो उन तीनों का हम क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे। एंड दैट मीन वैल्यू इज द वॉल्यूम ऑफ K2CR2O7 used। नाउ कैलकुलेशन में हम मूव करते हैं। टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मोहर सोल्ट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोहर सोल्ट की नॉर्मेलिटी और मोहर सोल्ट का प्योर मोहर सोल्ट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि इम्प्योर मोहर सोल्ट की स्ट्रेंथ तो हमें पता है कितनी है, 21 ग्राम पर लीटर। सो यूजिंग द नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 is equal to N2V2। यहाँ हमने K2CR2O7 रख लिया, यहाँ हमने मोहर सोल्ट रख लिया। K2CR2O7 की नॉर्मेलिटी कितनी है? N/10। वॉल्यूम ऑफ K2CR2O7 यूज्ड, वो तीनों का मीन लेके आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ K2CR2O7 हमें फाइंड आउट करनी है। मोहर सोल्ट का वॉल्यूम कितना है? 20 ml। यहाँ से कितनी आ जाएगी? नाउ दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ प्योर मोहर सोल्ट जिसने K2CR2O7 से रिएक्ट किया है। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी आ गई। अब हमें पता है कि मोहर सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 392। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। हमने पहले ही डिस्कस किया है। मोहर सोल्ट के लिए एन फैक्टर कितना है? 1। और मोहर सोल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 392।
ठीक है, तो 392 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोहर सॉल्ट। Now strength of the pure molar salt is equal to this normality into equivalent weight. So normality is equal to V1 by 100. ठीक है, यहाँ से हमारे पास normality कितनी आ गई, सॉरी N2 कितना आ गया, V1 by 200। 20 को इधर ले जाएंगे तो V1 by 200। ठीक है, so V1 by 200 into 392 is equal to S gram per liter. Now this shows the strength of pure molar salt. And we already know the strength of impure molar salt, which is 21 gram per liter, which is given. Now we will calculate the percentage purity by this formula, that is S by 21 into 100. ठीक है, so this shows the percentage purity. तो ये 100 से कम ही आएगी वैल्यू, चाहे 99 पॉइंट समथिंग आए, लेकिन आएगी तो 100 से कम ही। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी तो होती है किसी भी सैंपल में, थ्रू आउट वो रखे होते हैं बॉक्सेस वगैरह, तो उसमें भी कुछ चला जाता है या उनका कुछ पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट, किसी को कोई डाउट है इसमें? आपके मैंने लास्ट वाले दो, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट मिला के आज 7 एक्सपेरिमेंट हो गया। आपको मैंने 5th और 6th एक्सपेरिमेंट की पीडीएफ भी अभी शेयर नहीं किया है कि प्रैक्टिकल नोटबुक पे कैसे लिखना है, तो वो मैं अभी जस्ट इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। इसकी भी शेयर कर दूंगी मैं थोड़ी देर में। ओके मैम। कोई डाउट है किसी को इसके रिगार्डिंग? कल आपकी क्लास फिर इसी टाइम ले लें? यस मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ मैं बोल नहीं रही बेटा, वॉइस कैसे आएगी? हो गया एक्सपेरिमेंट। नेम्स देख लो कि आप कौन कौन प्रेजेंट है। बस मैं नेम्स नोट कर लूँ फिर आप देख को दे। हाँ जी, नीतू रानी। नीतू रानी नीतू रानी अपना माइक ऑन करो। नीतू रानी रोल नंबर 26 अपना माइक ऑन करो। यस मैम। अब टाइम मिला आपको क्लास में आने का, क्लास खत्म हो गई है। मैम पहले याद नहीं रहा था। याद नहीं रहा था? हमारा तो फिक्स टाइम है कि हमने 1 बजे क्लास लेनी होती है, 1 बजे या 2 बजे। वो मैम ऐसे ही बस याद नहीं रहा था, कोई काम था साथ में घर पे तो अब रहने दिया करो बेटा, फिर अब इतना बोदर क्यों करते हो कि अब 2 बजे क्लास लगानी है, जब 1 बजे का टाइम था तो अब तो खत्म ही होगी ना क्लास। अब याद भी आने का क्या फायदा है फिर? अटेंडेंस मैंने आपकी लगानी नहीं अब।
अटेंडेंस तो नहीं मैम, वैसे ही मैंने सोचा आज अलग एक्सपेरिमेंट करवा रहे होगे, तो वो अब देखा तो लिंक आया हुआ था, तो मैंने ज्वाइन तो करने की कोशिश की थी। पहले नेट की प्रॉब्लम थी तो हुआ नहीं था। फिर मैंने योगिता से भी पूछा था, वो कहती मैंने तो ज्वाइन ही नहीं किया आज क्लास। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा करो, ठीक सॉरी है। मैम, आगे से टाइम पे लगा लिया करूंगी। आपका ही लॉस है अगर नहीं लगाओगे तो। यस मैम, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो आगे से। और आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप सबकी? कहाँ गए सारे? मैम अच्छी चल रही है। मैम कॉलेज खुलेंगे? कॉलेज खुलेंगे भी तो शायद टीचर्स के लिए खुलेंगे 15 के बाद। बच्चों को बुलाना तो मुश्किल ही लग रहा। बाकी कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं, टाइम पे पता लगेगा। टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भैया आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। हो सकता है मैं ना टेस्ट प्लस वाइवा रख लूँ, तो आप ऐसा मत सोचना कि टेस्ट आप कॉपी कर लोगे। मैम वाइवा कैसे होगा, मतलब गूगल मीट पर ही? हाँ फिर गूगल मीट पे ही होगा अगर होगा तो, ठीक है। श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये मत सोचना कि कॉपी करके पीडीएफ्स बना के देनी है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम कब बोलो। लोगे आप टेस्ट? टेस्ट तो 15th को बोला है ना शायद, या 13th को बोला हुआ है। 13 15 में से एक डेट है, बोला हुआ है मैंने ग्रुप पे, मैसेज चेक करना पड़ेगा। मैम ये ओके मैम, सेक्शन कर बी लूंगी है। मैम मैं। हाँ बोलो, कोई और कुछ पूछ रहा था? सेक्शन बी है मैम ये। ए सेक्शन में बोला था आपने। सॉरी याद नहीं रहा मुझे। चलो ठीक है, क्लास ओवर होगी आपकी। नहीं है आपका टेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मैं नहीं लूँगी। ओके मैम। सेक्शन ए और सेक्शन बी में मुझे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि उनकी मैं थ्योरी लेती हूँ और आपकी प्रैक्टिकल, तो हो जाता है कई बार, ठीक है। सो नाउ यू ऑल कैन लीव द क्लास। ओके मैम, थैंक यू।